जो कि उम्मीद की जा रही है कि कल शायद पाकिस्तान में बातचीत हो, लेकिन उसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ईरान की तरफ से, जैसे आपने बताया, ईरान की तरफ से कोई जो है वो नहीं आई है, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, बल्कि उनकी तरफ से तो ये कहा गया है आईआरजीसी ने कि जो हम धमकियों से जो है हम वार्ता नहीं करेंगे, अंडर थ्रेट हम वार्ता नहीं करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप डे वन से, जब से ये लड़ाई शुरू हुई या लड़ाई से पहले, डोनाल्ड ट्रंप साहब बातचीत भी करना चाहते हैं, धमकियां भी देना चाहते हैं, प्रेशर भी बढ़ाना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बातों का तो मैं ज्यादा यकीन नहीं करता हूं कि नेवी भी खत्म हो गई, एयरफोर्स भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर भी आप ईरान से बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ईरान के पास, आपको भी पता है कि ईरान के पास अभी ताकत है लड़ने के लिए, तभी आप उनको जो है प्रेशराइज कर रहे हैं बातचीत करने के लिए। तो अभी देखना ये होगा कि ईरान की तरफ से क्या पहल होती है। अगर जेडी वैंस साहब और जैसे आपने बताया स्टीव विटकॉफ और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद हैं, वो अगर पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ बैक चैनल से काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये उम्मीद जताई जा रही होगी कि ईरान जो है वहां पे आएगा। अदरवाइज जो है अमेरिका का उपराष्ट्रपति वहां पे बिना कंफर्मेशन किए मुझे नहीं लगता वहां पे पहुंचेगा। लेकिन अभी तक इस चीज की भी तस्दीक नहीं हुई है कि वो अमेरिकन टीम जो है वहां पे इस्लामाबाद में पहुंची है कि नहीं पहुंची है। वैभव जी। बिल्कुल सर। सर, बातचीत में किन मसलों पर बात बिगड़ सकती है? जैसे पिछली बातचीत में कहा गया था कि परमाणु वार्ता के दौरान की जो बातें थी कि जैसे परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं होना चाहिए ईरान, उसे अपने परमाणु कार्यक्रमों को रोकना चाहिए। इसके साथ ही जो खतरनाक मिसाइलें हैं उन्हें भी बनाने से रोकना होगा। इसके साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी तमाम बातें होती हैं। ईरान चाहता है कि वहां से जो जहाजों का आवागमन हो उसके लिए वो एक शुल्क ले, पैसा ले, क्योंकि उन पैसों की मदद से वो अपने देश में उन इमारतों को बनाए जो इमारतें युद्ध में ध्वस्त हुई हैं। आपके हिसाब से इन मुद्दों पर तो अभी भी बात बिगड़ सकती है। कोई बिल्कुल बिगड़ दोनों देशों में कौन झुकेगा सर? देखिए, दोनों देशों में थोड़ा बहुत तो दोनों को ही झुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये चाहो, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहें कि उनकी विन विन सिचुएशन हो और ईरान की लूज लूज सिचुएशन हो, वो तो कोई भी देश नहीं चाहेगा। हर देश चाहेगा कि दोनों की विन विन सिचुएशन हो, और दोनों की विन विन सभी सिचुएशन पहुंच पाएगी जब जो है अमेरिका अपनी जो डिमांड है उनको थोड़ा नॉर्मलाइज करे, उनको थोड़ा कम करे, और ईरान जो है जो जायज डिमांड है अमेरिका की, अब इनमें से ये देखना है कि जायज डिमांड क्या है। सबसे बड़ी जायज डिमांड ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो 27 फरवरी या 28 फरवरी को लड़ाई होने से पहले जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का स्टेटस था, वो ईरान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान जो उस स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो अमेरिका अपना ब्लॉकेड नहीं खोलेगा, और अगर अमेरिका ब्लॉकेड नहीं खोलेगा तो फिर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगी, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगी तो जो ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है वो दूर नहीं होगा। दैट इज, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। अब आते हैं बाकी पॉइंटों के ऊपर। अब देखिए, अमेरिका की तरफ से कि जी वो कोई भी जो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं डेवलप करेगा, जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको अमेरिका को हैंड ओवर कर देगा, उसके बाद जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको बढ़ावा नहीं देगा। तो ये चीजें तो वो चीजें कि आप आदमी जिससे लड़ रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि ठीक है दोनों हाथ काट के आप हमको दे दो और आप जाओ, वो ईरान जो है उस चीज में एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहां पे अमेरिका को थोड़ा बहुत जो है नरमी अपनी तरफ से दिखानी पड़ेगी। उसके अलावा जो फ्रोजन एसेट्स है जिनके ऊपर जो ईरान ने जो कहा था कि वार्ता शुरू होने से पहले हमको दो चीजें थी, उनमें एक फ्रोजन एसेट्स था और एक लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह का हमला था। तो अभी जो बातचीत हुई है 10 दिन का, जो इजराइल ने जो रोक लगाई है बॉम्बिंग के ऊपर, उसके ऊपर भी शंका है, क्योंकि लेबनान की अपनी तरफ से जो 5 डिमांड आई है उनमें से मुझे नहीं लगता इजराइल कोई भी डिमांड मानेगा। तो ये चीजें बहुत पेचीदा है। जब तक दोनों साइड अपने अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा जो है झुकाव नहीं दिखाई देगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये वार्ता का कोई फैसला होगा या कोई पीस अकॉर्ड होने की संभावना है। वैभव जी। बिल्कुल। सिरोही सर, हम ये भी देख पा रहे हैं कि इजराइल की ओर से जो दूसरे दौर की वार्ता होने जा रही है या पहले दौर की जो वार्ता हुई थी उसमें कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ था, कोई भी अधिकारी या नेता। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका की तरफ से ही इजराइल वाली बातें भी रखी जाती होंगी ईरान के सामने कि इजराइल क्या चाहता है?
बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए, वार्ता बेशक जो है अमेरिका और ईरान की हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इजराइल को बिल्कुल ही दरकिनारा कर दो और इजराइल को नहीं करो, क्योंकि इजराइल, अगर आपने उनके साथ बातचीत भी कर ली और आपका फैसला भी हो गया ईरान के साथ, इजराइल उसको कभी नहीं मानेगा। इजराइल का ही ये प्रेशर है जिसकी वजह से अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम ईरान को एक जो है न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देंगे। ये इजराइल का जो है रिक्वायरमेंट है। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता वो न्यूक्लियर स्टेट बने या ना बने। इजराइल को फर्क पड़ता है, क्योंकि इजराइल को ये पता है कि कल अगर ईरान के पास 2-4 भी न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाते हैं तो जो उनमें से पहला बॉम्ब गिरेगा वो इजराइल के ऊपर गिरेगा और इजराइल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा जो है, जो मिसाइल प्रोग्राम है, उसके ऊपर भी अमेरिका के ऊपर दबाव इजराइल की तरफ से है कि ये जो अपना मिसाइल जो प्रोग्राम है इसको जो है बंद कर दे। वो भी इजराइल की तरफ से। अमेरिका की तरफ से तो सिर्फ एक मेन डिमांड जो अमेरिका की तरफ से वो ये है कि किसी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी पीठ को थपथपाते हुए दुनिया के सामने ये कर दे कि हम लड़ाई जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये है वैभव जी पूरी कहानी। बिल्कुल सर, अभी पिछले दिनों ये भी खबर आई थी सर कि खर्ग आइलैंड पे जो हमला करने वाला था अमेरिका, जैसे मरीन सैनिकों को जो भेजा गया था उनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें भेजा ही इसीलिए गया है कि वहां पर वो जमीन पर उतरकर हमला करेंगे, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई कि हमले को टाल दिया गया, जोखिम बहुत ज्यादा था। क्या आपको लगता है कि ट्रंप प्रशासन ने युद्ध के दौरान इस बात पर विचार किया होगा कि हमें जमीन पर भी युद्ध लड़ना चाहिए, और जब उन्हें समझाया गया होगा कि नहीं, नुकसान बहुत हो सकता है, इसलिए उनको कदम पीछे खींचना पड़ा होगा? देखिए वैभव जी, जो मरीन के ट्रुप्स जो मंगाए गए थे, या 82 एयरबोर्न डिविजन्स की जो है तकरीबन एक ब्रिगेड के करीब तकरीबन 3000 जो ट्रुप्स मंगाए गए थे, वो कोई ऑपरेशंस जो है ग्राउंड ऑपरेशंस के नहीं थे, वो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए बुलाए गए थे। क्योंकि इतना ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ईरान कोई इजराइल नहीं है, ईरान एक बहुत बड़ा देश है। और अगर आपको उस देश के ऊपर कब्जा करना है, वहां पे रजीम को चेंज करना है, वहां पे अपना पूरा कंट्रोल बनाना है, तो उसके लिए आपको लाखों ट्रुप्स उतारने पड़ेंगे, जो अमेरिका कभी भी नहीं उतार सकता था। और यही मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की कि बार बार जो डरा के धमका के जो है ईरान से किसी तरह पीस डील करना चाहते हैं, ताकि ग्राउंड ऑपरेशन करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है, और उनके पेंटागन जो आर्मी चीफ वगैरह उनको भी पता है कि अगर उन्होंने अपने जो ग्राउंड ट्रूप्स उतार दिए ईरान के अंदर, तो वो अमेरिका के लिए मेरा ख्याल हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार होगी। वैभव जी। बिल्कुल सिरोही सर। सर, आपको इस बात में कितनी संभावना नजर आ रही है कि हो सकता है कि अमेरिका इस बातचीत के जरिए समय लेने की कोशिश में हो और उधर वो अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रहा हो हो सकता है अभी उसका एक दो और बड़ा हमला बाकी हो? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर बातचीत नहीं होती है। देखिए, दो ऑप्शन होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास। अगर ये बातचीत पहली जैसी बातचीत हुई थी उसकी तरह अगर ये विफल हो जाती है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रह जाते हैं। पहला ऑप्शन ये कि सीज फायर को एक्सटेंड कर दें और किसी तरीके से ईरान के ऊपर प्रेशर बनाए रखे, और फिर तीसरी टॉक्स करे, चौथी टॉक्स करे, इस तरीके से बातचीत चलती रहे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है अपनी तरफ से दोबारा हमला ना करना पड़े। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है, दोबारा हमला, आप हवाई हमले, आप मिसाइल से हमले कितने भी कर लो, आप जो है उस देश को कमजोर नहीं कर सकते जब तक आप ग्राउंड ट्रुप्स नहीं उतारेंगे। और ग्राउंड ट्रुप्स उतारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मुसीबत में फंसे हैं कि अगर ये सीज फायर, जो कि हमारे टाइम से आज खत्म होनी है, अमेरिका के हिसाब से कल खत्म होनी है, उसके हिसाब से अगर ये सीज फायर खत्म हो जाती है और वार्ता विफल हो जाती है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, और बहुत बड़ा उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या किया जाए। अगर ईरान वहां वार्ता के लिए भी नहीं पहुंचता है, और अगर पहुंच भी जाता है और वो फेल हो जाती है, जबकि आसिम मुनीर साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जो है ईरान के ऊपर जो है पूरा प्रेशर बना के कोशिश कर रहे हैं, उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि तुम मान जाओ। क्योंकि इसमें आसिम मुनीर को अगर कामयाबी मिल जाती है, पीस टॉक हो जाती है, तो आसिम मुनीर को तो जो है नॉमिनेट कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो ये पूरी पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से
ये वार्ता जो है, पीस टॉक जो है, कामयाब हो जाए, वो भी इस्लामाबाद में कामयाब हो जाए। और किसी देश में कामयाब होती है तो उसका क्रेडिट फिर पाकिस्तान को नहीं जाएगा। तो ये जो है पाकिस्तान की तो मजबूरी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का उनके ऊपर प्रेशर है कि आप जो ईरान के ऊपर प्रेशर डालो, भाईबंदी में करो, उनके साथ दोस्ती करो, प्रेशर करो, पर उनको किसी तरीके से नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आओ और उनसे जो है पीस डील पूरी करवाओ। जी बिल्कुल। सिरोही सर, मान लीजिए सीज फायर को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है और चीजें सामान्य रहती हैं, जैसे कि अभी हम ईरान में देख पा रहे हैं घरेलू उड़ानें जो हैं करीबन 50 दिनों के बाद फिर से शुरू हो गई हैं। चीजें सामान्य होना अभी शुरू हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है ट्रंप प्रशासन फिर क्या करेगा? ईरान के बाद उसका अगला कोई निशाना बन सकता है देश, या फिर ईरान को लेकर ही भविष्य में कोई और 1-1.5 साल बाद की प्लानिंग हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है वैभव जी, जब आपने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया, ब्लॉकेड लगा दिया, और उनके जो है जहाज को आपने पकड़ लिया जो चीन से आ रहा था और ईरान पे जा रहा था, आपने उस जहाज को पकड़ लिया, तो उसका मतलब ये है कि ईरान की को जो एक सोर्स ऑफ इनकम था, उनका सिर्फ जो ऑयल एक्सपोर्ट करते थे वो चाइना को या किसी और देश को एक्सपोर्ट, रशिया को एक्सपोर्ट करते थे या नॉर्थ कोरिया को एक्सपोर्ट करते, वो तो उनका बंद हो गया। तो पहले तो आपने उनके ऊपर 47 साल से सैंक्शन लगाई, उसके बाद आपने जो उनके एसेट्स है उनको आप जो है फ्रीज करके रखे हो, उनको डीफ्रीज नहीं कर रहे हो, और तीसरा जो बची कुची उनकी आमदनी थी वो आपने उनके पोर्ट्स के ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया। तो आप ये बताइए कि ईरान कैसे सरवाइव करेगा, वहां के लोग कैसे, वहां तो पहले ही इतनी गरीबी और इतनी शॉर्टेज और इतनी महंगाई है, वो कैसे सरवाइव करेंगे? तो ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर 1 महीने के लिए बढ़ा देते हैं और नेवल ब्लॉकेड जारी रखते, अगर नेवल ब्लॉकेड खोल देते, तो हो सकता है ईरान जो है वार्ता के लिए या पीस के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को यह है कि पहले आप पीस टॉक्स करो, पहले आप समझौता करो, उसके बाद ब्लॉकेड हटेगा, और ईरान का मानना है कि पहले आप ब्लॉकेड हटाइए, उसके बाद बातचीत होगी। तो अगर ब्लॉकेड अमेरिका लगाए रखता है तो ईरान के पास कोई चारा नहीं है कि वो जो है दोबारा लड़ाई लड़ेगा, नहीं तो अपनी पब्लिक को क्या जस्टिफाई करेगा कि हम भूखे क्यों मर रहे हैं? तो एटलीस्ट लड़ाई लड़के तो ये बता सकता है ना कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए हमारे ऊपर ये मुसीबत है। तो मुझे नहीं लगता है, ठीक है जो है एयर फ्लाइट्स वगैरह चलती रहे, वो चलती रहे, पर ईरान के पास तो कोई आमदनी है ही नहीं, तो उसके बाद वो कैसे सरवाइव करेगा? वैभव जी बिल्कुल। सर, हमने इस युद्ध के दौरान ये भी देखा है कि ईरान को लेकर हमदर्दी बढ़ी है दुनिया के कई सारे देशों में, यूरोप में बढ़ी है बहुत ज्यादा। स्पेन ने खुलकर विरोध किया था अमेरिका का, अमेरिकी हमलों का। इटली में भी हमने ऐसा ही देखा है। फ्रांस में अभी मैक्रो ने बयान दिया है कि ईरान ने जो अमेरिका ने जो नाकेबंदी की है वो गलत है। आपको क्या लगता है कि इस युद्ध के बाद ये हमदर्दी एक स्वीकार्यता में बढ़ेगी? दुनिया के बाकी देश जो संपन्न हैं, जिनके पास आर्थिक शक्ति है, वो ईरान से संबंध बनाएंगे या उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? देखिए वैभव जी, इसमें सबसे जरूरी चीज हमको ये देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की इक्वेशन यूरोपियन नेशंस के साथ कैसी रहती है। जैसी अभी चल रही है उनकी, जिस तरीके से वो उनके लीडर्स का मजाक उड़ाते हैं, खासतौर पर एमैनुअल मैक्रोन का, और जो है कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर उनका जिस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाते हैं, और जो है बार बार जो है नाटो कंट्रीज को या यूरोपियन यूनियन को गाली देते रहते हैं या उनको बुरा भला कहते हैं कि वो सिर्फ पेपर टाइगर है, ये वो। तो अगर उन दोनों की इक्वेशन ठीक नहीं रहती है तो फिर मेरा मानना ये है कि फिर जो यूरोपियन नेशंस हैं, जैसे उन्होंने ऑलरेडी जो है अमेरिका का साथ नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि फिर वो जो है ईरान के साथ हो सकता है क्लोज आने की कोशिश करें। क्योंकि आपने देखा होगा इटली ने जो डिफेंस डील थी इजराइल के साथ वो कैंसिल कर दी। अब जो हमदर्दी पहले इजराइल के साथ थी, अब वो हमदर्दी जो है शिफ्ट होकर धीरे धीरे ईरान की तरफ जानी शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों को ये पता है कि वहां के लोग जो है पहले अमेरिका ने और इजराइल की शेप, अमेरिका की शेप है, इजराइल ने गाजा को बिल्कुल तबाह कर दिया, उसके बाद लेबनान को पूरा तबाह कर दिया, उसके बाद आप ईरान को तबाह कर दोगे, तो कोई भी देश का कोई भी नागरिक या कोई भी लीडर है वो इस चीज को समझता है कि ये जो जेनोसाइड कर रहे हैं, आप ईरान में जो है बॉम्बिंग कर रहे हैं, वहां पे जो है जो लड़कियों का स्कूल था उसमें 160-170 लड़कियों को आपने मार दिया, तो पूरी मानवता के खिलाफ है। और इसलिए क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है तो मुझे लगता है कि सिंपैथी सब देशों की ईरान की तरफ बढ़ती जा रही है। और मैं आपको अपना
पर्सनल जो ओपिनियन बता रहा हूं, मेरा ये ओपिनियन है कि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है, अगर नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है, जो कि दोनों की दोनों जो है दे आर रोग स्टेट्स, पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट, नॉर्थ कोरिया इज ए रोग स्टेट, अगर इनके पास जो है न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है, तो ईरान के पास न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करके पीस पर्पसेस के लिए अपने नागरिकों के लिए बिजली क्यों नहीं पैदा कर सकता? और अगर ये भी माना जाए कि वो बॉम्ब बना लेगा, तो वो क्यों नहीं बॉम्ब बना सकता? तो ये जो है, तो इसलिए अब लोगों का जो आपका सवाल था कि जी लोगों का जो है सिंपैथी या उनकी तरफ जो है सुझाव जो है बढ़ता जा रहा है, झुकाव होता जा रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी देश के ऊपर जब आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर या ह्यूमन वायलेशंस के ऊपर करेंगे कार्रवाई, तो लाजमन बात है कि लोग जो है उस देश के साथ हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, इसी में एक छोटा सा सवाल और है सर कि क्या ईरान का जो तेल है उसको खरीदने वाले देशों की संख्या भी बढ़ सकती है आपके हिसाब से? और क्या अमेरिका ईरान को तेल बेचने की छूट दे सकता है, क्योंकि ईरान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसे अभी रिकवर करने के लिए उन चीजों को रिबिल्ड करने के लिए पैसा चाहिए होगा, क्या ऐसा कुछ भी समझौते में शामिल हो सकता है? देखिए, होना चाहिए। सबसे पहले तो अमेरिका अगर चाहता है कि ये पीस डील हो और ईरान जो है उनको उनकी कुछ शर्तें जो उनको लगता है जायज शर्तें हैं, अगर वो मान जाए, तो सबसे पहले तो जो उनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं उनको जो है डिफ्रीज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो सैंक्शंस हटाने चाहिए। नंबर 3, जो ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए कि कोई भी देश उनसे तेल नहीं खरीद सकता, उस सैंक्शंस को हटा देना चाहिए। उससे ईरान का भी फायदा होगा और जो बाकी देश है, खास तौर पर भारत को, क्योंकि भारत ईरान के पड़ोस में है, अगर ईरान से तेल लेने की भारत को वो ऑप्शन होता है, तो मुझे लगता है भारत के लिए सबसे बढ़िया जो है गल्फ कंट्रीज से जो तेल आ रहा, तेल या गैस आना, ईरान के पास गैस भी है, साउथ पार में जो उनके पास गैस है, बहुत बड़े गैस फील्ड है, तो मुझे लगता है उससे क्या होगा कि ईरान के अंदर जो है खुशहाली भी आएगी, और जब किसी देश के अंदर खुशहाली आती है तो जनता भी फिर जो है थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो जाती है। उस केस में हो सकता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कई जो है कंसेशंस अमेरिका को दे सके। वैभव जी, Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.